जादुई कद्दू की बेल। जुगनूपुर गांव में रागिनी नाम की एक गरीब औरत अपने बीमार पति नरेश और 5 साल की बेटी पीहू के साथ एक कच्चे मकान में रहती थी। बड़ी मुश्किल से उनके घर का गुजारा हो पाता था। पति ने 6 महीने पहले ही काम छोड़ बीमारी को पकड़ लिया था। आमदनी ज्यादा ना होने पर रागिनी पीहू को स्कूल ना भेजकर आंगनवाड़ी भेजती थी। वहीं उसके साथ आंगन में 4 कद्दू की बेल थी जो हर वक्त लहराते रहती थी। फूल आने के बाद उन पर कद्दू आता था जिन्हें वो बेचकर अपने घर का दाना पानी उठाती थी। सुबह उठकर अपनी बेल को पानी दे देती है और वो कहती है, अरे वाह, हमेशा की तरह मेरी बेलें सुबह सुबह कितनी खिल उठती है। इन्हें देखकर चेहरे पर अलग मुस्कुराहट आती है। मम्मी, अब आप क्या करोगी इसका? अब मैं इन्हें बेचकर तुम्हारे लिए पैसे लाऊंगी और तुम्हें बनाकर भी खिलाऊंगी। लो, पकड़ो ये कद्दू। अरे मम्मी, ये कद्दू तो बहुत भारी है। इतनी पतली सी बेल पर कैसे लटकती है? टूटती नहीं है बेल? नहीं बेटा, देखो, ये दीवार के सहारे है तो ये बेल उसी जगह को मजबूती से पकड़ लेती है जिससे ये भारी कद्दू लटक जाता है। ओहो, पर मम्मी, मुझे नहीं खाना, ये बहुत गंदा सा लगता है खाने में। मुझे तो खाना ही नहीं है इसको। अच्छा, पर इसे खाने से ताकत आती है बेटा। रागिनी, ओ रागिनी, अरे जरा मेरी दवाई देना, अरे मिल नहीं रही है मुझे। आई जी। तभी रागिनी अपने पति नरेश को दवाई देकर कहती है, ये लीजिए आपकी दवाई, और कुछ चाहिए तो बता दीजिए। कुछ नहीं चाहिए मुझे, बाकी तो पीहू है ही मेरे पास। ठीक है, अब मैं बाहर कद्दू बेचने जा रही हूँ। शुक्र है कि मैं जब से कुछ नहीं कर पा रहा तो खुद ही ये बेल हमारा सहारा बनकर हमारे घर को चला रही है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है जी। अगर ये कद्दू नहीं होते तो हम खाते ही क्या? ऐसा बोलकर रागिनी बाहर कद्दू बेचती है। कद्दू ले लो, कद्दू, ताजा ताजा कद्दू ले लो। 40 रुपए किलो एक कद्दू। ले लो ले लो, कद्दू ले लो। सुनिए जरा, मुझे एक बड़ा कद्दू दे दीजिए। ये लीजिए। कुछ ही देर में एक एक करके रागिनी सारे कद्दू को बेच देती है। तभी आते जाते व्यक्ति की नजर उसके कद्दू की बेल पर पड़ती है। अरे वाह रागनी, तुम्हारे घर की कद्दू बेल मुझे बहुत सुंदर लगती है। तुम्हारी दीवार बहुत अच्छी लगती है ऐसे मुझे। जी वो तो है, इसने मेरे कच्चे मकान की शोभा बढ़ा रखी है। तुम्हें देखकर मेरा भी मन करता है कि मैं भी ऐसे बेल लगा लूं अपने घर पर। बीज लाई थी पर सूख गई सारी बेल। अब इसके लिए मैं क्या ही कह सकती हूँ। ये लो, ये तो बेलों पर निर्भर होता है कि वो किस जगह कैसे उगना चाहती है। ये भी है। अच्छा, मैं चलती हूँ। रुकिए, मैं आपको कद्दू ला कर देती हूँ। तभी रागिनी अंदर से कद्दू तोड़कर ऋषिका को दे देती है, जिसके बाद वो चली जाती है और खुश होकर कहती है, ये अच्छा है, मैं जैसे ही ताजे कद्दू लाती हूँ तो झट से सारे कद्दू बिक जाते हैं। पड़ोसन मेघा घूरते हुए आखिरकार रागिनी के पास आकर कहती है, क्या बात है रागिनी, बहुत चहक रही हो। वो तो बस ऐसे ही, सभी को मेरे कद्दू बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे ही लाती हूँ लेकर चले जाते हैं। बहुत बन रही है ना अपने आप को कद्दू बेचकर। मैं तेरे कद्दू की बेल को ही काट डालूंगी, जिससे ना ये कद्दू रहेंगे ना तो इतना इतरा पाएगी। अच्छा है, किसी चीज का तो सहारा है आप पर। अच्छा, मैं चलती हूँ, खाना बनाने का समय हो चला है। हाँ हाँ, बना लो। कहने को तो रागिनी पर कुछ खास था ही नहीं, फिर भी उसकी कद्दू की बेलों को देखकर मेघा अक्सर चला करती थी, क्योंकि उसके घर की शोभा ही बढ़ाते थे। तभी रात को मेघा उसके घर में चुपके से आ जाती है और उसकी चारों कद्दू की बेलों को काट काट कर खराब कर देती है। बचे कुचे कद्दुओं को वो अपने घर ले जाती है और कहती है, बड़ा उछल रही थी ना अपने कद्दुओं के ऊपर। ले, सारी कद्दू की जड़ ही खराब कर दी, जिससे वो दोबारा नहीं उग सकती 2-4 महीने तक। ऐसा करके वो चली जाती है। सुबह उठकर रागिनी अपने कद्दुओं को पानी डालने आती है तो देखती है कि सारी बेलें उजड़ चुकी हैं और उन पर एक भी कद्दू नहीं था। ये देखकर वो रोते हुए कहती है, हे भगवान, कौन मुझसे इतना जलता था जिसने मेरी सारी कद्दू की बेलों को रातों रात खराब कर दिया और एक भी कद्दू नहीं छोड़ा। अब मेरा परिवार क्या खाएगा? मेरे पति की दवाई कैसे आएगी? मेरी बेटी के शौक कैसे पूरे करूंगी?
माँ, क्या हुआ? बेटा देखना, कद्दू की बेलों को क्या हुआ है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। सामने से रोता हुआ देखकर मेघा बहुत खुश होती है। 4 दिन बीत जाते हैं, खाने का कोई आसरा नहीं था। पीहू आंगनवाड़ी का खाना खाकर ही रहती थी। वहीं उसके माता पिता 2 दिन से भूखे थे। रागिनी की परेशानी देखकर उसके घर के बाहर एक परी आती है और कहती है, ये बहुत परेशान है। इसके साथ मेघा ने जो किया है, उसे उसका दंड अवश्य मिलेगा। मैं रागिनी के इसी जगह पर जादुई सोने की कद्दू की बेल लगा देती हूँ, जिससे उसे ना कोई तोड़ सकेगा, ना ही किसी खाद की आवश्यकता पड़ेगी, और इस सोने के कद्दू से वो बहुत कुछ कर पाएगी। ऐसा कहकर वो परी जादुई छड़ी से जादुई बेल को लगाकर गायब हो जाती है। अगले दिन जब पीहू खेल रही थी तो सोने की कद्दू की लगी हुई बेल देखकर कहती है, मम्मी, आपने फिर से कद्दू की बेल लगा दी क्या? वो भी सोने जैसी? नहीं बेटा, मैंने कोई बेल नहीं लगाई। पर मम्मी, बाहर तो बहुत बड़ी और अच्छी बेल लग रही है। ये तो क्या कह रही है? जरा मैं भी तो देखूं। तभी रागिनी सोने की कद्दू की बेल को देखकर कहती है, ये तो सच में सोने के कद्दू की बेल है, पर यहाँ कैसे आई? मैंने तो लगाई ही नहीं। तभी सोने के कद्दू बेल कहते हैं, रागिनी, तुम चिंता मत करो, हम जादुई सोने की कद्दू की बेल हैं। जो परेशानी में होता है तो परी उसकी मदद करती है। उसी ने हमें तुम्हारे लिए यहाँ लगाए हैं, ताकि हम तुम्हारे सारे कष्ट को खत्म कर दें। अब तुम कितने भी सोने के कद्दू तोड़ लो, ये कम नहीं होंगे। और ये सोना है, ये किसी को नहीं पता चलेगा। ये आम लोगों को साधारण कद्दू ही दिखेंगे। और तुम्हारा जो भी दुश्मन फिर से कद्दुओं को खराब करने आएगा तो उसे खुद ब खुद सजा मिल जाएगी। सच में? तुम्हारी परी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी सारी चिंताएं खत्म हो गई। तभी रागिनी उस पेड़ में पानी डालती है और कद्दू के और फूल आ जाते हैं। अगले दिन तक उस पर भारी भारी और चमकते हुए कद्दू आ जाते हैं, जिन्हें तोड़कर वो कहती है, अरे वाह, ये कद्दू तो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल मेरे उगाए हुए कद्दू जैसे ही हैं। लेकिन है सोने के, इन्हें बेचकर मैं घर का राशन लाऊं पहले। ऐसा कहकर रागिनी सोने के 2 कद्दू बेचकर पैसे ले आती है और उन पैसों से घर का राशन और पीहू के लिए चॉकलेट खरीद कर लेकर आती है और घर पर अच्छा खाना बनाकर कहती है, पीहू बेटा, इधर आओ। देखो, मैंने तुम्हारे लिए पकौड़े, मैगी और कचौड़ी बनाई है। सच्ची मम्मी? बताओ, कितने दिन बाद मैं ये टेस्टी टेस्टी चीजें खाऊंगी। हाँ बेटा, तू ये सब खा, फिर तुझे चॉकलेट भी दूंगी। मैं तेरे पापा को दाल चावल खिलाकर आती हूँ। तभी रागिनी अपने पति को खाना खिलाती है और कहती है, अजी आप अब देखना, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कल ही हम डॉक्टर के पास चलेंगे। क्यों, तुम्हारे पास पैसे आ गए हैं क्या? हाँ, यही समझ लीजिए। बताऊं कैसे? ऐसा कहकर रागिनी उस सोने के जादुई कद्दू के बारे में सब कुछ बता देती है और उन सोने के कद्दुओं को जादुई बेल से निकालकर उन्हें भी बेच देती है और मिले हुए पैसों से वो अपने लिए एक आलीशान घर बनवा लेती है, जिसमें वो हंसी खुशी रहने लगती है। साथ ही वो जादुई बेल भी पहले की तरह लगी रहती है। रागिनी का नया घर देखकर मेघा किलस कर कहती है, मैंने तो इसकी सारी कद्दू की बेल खराब कर दी थी, फिर दोबारा कद्दू की बेल और ये नया घर कैसे बन गया? कोई बात नहीं, मैं दोबारा इसकी बेल खराब कर दूंगी। ऐसा कहकर रात होते ही मेघा जब उसकी जादुई बेल को फिर से उजाड़ने आती है तो वो बेल सांप बनकर उसके पैरों पर डस लेती है, जिससे वो शोर मचाकर गिर जाती है और आवाज सुनकर रागिनी बाहर आकर कहती है, मेघा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मर गई। मुझे बचा लो रागिनी, मुझे माफ करना। मैं तुम्हारे कद्दू की बेलों को दोबारा से खराब करने आई थी, माफ कर दो। इसका मतलब तुमने ही मेरी बेलों को खराब किया था? हाँ, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। मेरे पैर पर सांप डस गया है। तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। तभी रागिनी जल्दी से अपनी आंगन से कुछ पत्तों को घिसकर जड़ी बूटी बनाकर उसकी सांप काटने की जगह पर लगा देती है, जिससे सांप का सारा जहर कट जाता है। मेघा को उसके किए की सजा मिल जाती है, जिसके बाद रागिनी उन सोने के कद्दुओं को बेचकर नरेश का इलाज करवाती है। पीहू भी स्कूल जाने लगती है। साथ ही वो गरीब लोगों को भी खाना खिलाकर जरूरतमंद चीजें देकर उनकी मदद किया करती थी। रसोई घर में चटाई पर सो रही जीविका का शरीर खुली हुई खिड़की से आ रही सर्दी की सरसराहट से ठंडा पड़ चुका था।
वह गहरी नींद में बुदबुदा रही थी। माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ, रुक जाओ माँ, रुक जाओ। उसका मस्तिष्क ख्वाब में खोया हुआ था। तभी जीविका झुंझलाकर नींद से बाहर आ जाती है और वह बोलती है, फिर से वही सपना। आखिर उस अंधेरे में वो कौन सी चीज चमक रही थी? कुछ ही देर में सुबह के सूरज की रोशनी जीविका के चेहरे पर छिटक पड़ती है, जिसके कारण से उसके रूप की खूबसूरती और भी ज्यादा निखर जाती है। तभी उसकी सौतेली माँ मंदा चिल्लाते हुए रसोई में आती है। अरे ओ महारानी, चल जल्दी से ये बोरिया बिस्तर परे रखकर हमारे लिए चाय बना। ठीक है, मैं अभी बनाती हूँ। जीविका जल्दी से सभी के लिए चाय बना कर देती है। ये लीजिए पिताजी, आपकी चाय। कितनी बार कहा है ना तुझे कि मुझे पिताजी कहकर मत पुकारा कर। तेरी बुद्धि में यह बात बैठती क्यों नहीं? बलवीर हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि बरसों पहले उसने जीविका के लिए ही दूसरी शादी की थी ताकि ये माँ का आंचल मिल सके। मगर मंदा ने जीविका के खिलाफ बलवीर के मन में ऐसे बीज बोए कि बलवीर के मन में जीविका के लिए जहर घुल गया और एक बाप अपनी ही बेटी का बैरी बन गया और उसका परिवार मंदा और नैना तक ही सिमट कर रह गया। एक दिन जीतन बलवीर के पास आकर बोलता है, अरे जयराम जी की बलवीर भाई, कैसा है तू? अरे ठीक हूँ, तू बता, अरे कैसे आना हुआ? एक रिश्ता है नजर में जीविका के लिए। लड़के वालों को दान दहेज में एक आना नहीं चाहिए, मगर लड़के की पहली पत्नी की मौत हो गई है, इसलिए दूसरी शादी करना चाह रहे हैं। अब जो कि लड़का विधुर है तो जाहिर सी बात है कि लड़का उम्रदार होगा, यही कोई 40-45 साल का होगा। ये सुनकर बलवीर संकोच में पड़ जाता है। तभी मंदा कहती है, अरे इसमें इतना सोचना विचारना कैसा? लड़का तो वैसे भी उम्र में बड़ा ही होता है। हमें मंजूर है जीतन भाई, आप उन्हें कहो कि बारात लेकर घर आएं और ले जाएं इस आफत को। इस तरह 18 साल की जीविका की शादी एक बड़े उम्र के इंसान के साथ तय हो जाती है। मगर कुछ ही दिन के बाद नैना की शादी एक बड़े घर में तय हो जाती है। अरे जीविका, अपनी बहन को मुबारकबाद नहीं दोगी? तुम्हारी बहन की शादी पक्की हो गई है। बस फर्क इतना है कि तुम एक बूढ़े की बीवी बनोगी और मैं एक सुंदर से लड़के की। सच बताऊं तो तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम के जैसी है। न तुम्हें परिवार का प्यार मिला, न पति का प्यार मिलेगा। दिन बीतते हैं और मंदा और बलवीर नैना की शादी के खरीदारी शुरू कर देते हैं। तभी नैना अपनी शादी का लहंगा लेकर जीविका के पास आती है। ये देखो जीविका, मेरी शादी का जोड़ा। अरे वाह नैना, तुम्हारी शादी का लहंगा तो बड़ा सुंदर है। वो तो होगा ही, क्योंकि मेरा लहंगा लाखों का है। नैना अपना लहंगा जीविका को दिखा ही रही थी कि मंदा वहां आकर कहती है, अरे नैना बावली हो गई है, देख कैसे ललचाई नजरों से तेरा लहंगा देख रही है। ये सुन लड़की, आज शाम से मेरी नैना की शादी की रस्में शुरू हो रही है, इसलिए अपने मनहूस कदम कमरे से बाहर मत निकालना। और हाँ, अपने शादी के जोड़े का जुगाड़ तू खुद से कर लेना। चल नैना। पूरे घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मेरे पास तो शादी का जोड़ा भी नहीं, शायद माँ के संदूक में कुछ मिल जाए, देखती हूँ। जीविका जल्दी से अपनी माँ के संदूक को खोलती है, जिसमें लाल रंग का एक खूबसूरत सा लहंगा रखा होता है। गुजरते दिनों के साथ उसकी शादी का दिन आता है। जीविका उस लहंगे को पहनकर शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। उस लहंगे ने जीविका के रूप में जान डाल दी थी। देखो माँ, तुम्हारी बेटी दुल्हन बन गई। बताओगी नहीं इस लहंगे और दुल्हन के लिबास में मैं कैसी लग रही हूँ? ऐसा कहते हुए जीविका अपनी माँ के फोटो के सामने फपक फपक कर रोने लगती है। तभी उसकी आंखों के आगे अपने सौतेले माँ, बहन और पिता का बुरा बर्ताव उभर उठता है और जैसे बरसों बाद जीविका अपने लिए सोचती है। ये गाजे बाजे की गूंज बार बार मुझे एहसास दिला रही है कि मेरे अपने मुझे दुल्हन बनकर दलदल में धकेल रहे हैं। अब मैं और अपनी जिंदगी न्योछावर नहीं कर सकती। तुझे जाना होगा जीविका। जीविका दुल्हन के लिबास में अपने नए सफर के लिए निकल पड़ती है। भागती भागती वह एक सुनसान सड़क पर आ पहुंचती है। तभी कुछ खनकने की आवाज उसे सुनाई देती है। जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखती है तो पूरे सड़क पर सोने के सिक्के बिखरे हुए थे और इसके लहंगे से निकल रही रोशनी पूरी सड़क पर छिटकी हुई थी। तभी एक अक्ष उसकी आंखों के सामने आ खड़ा होता है। जीविका, डरो मत, ये मेरा ही जादुई जोड़ा है। तुम्हें याद है, तुम्हें एक सपना आया करता था। मैं तुम्हें उस सपने से इसी जादुई लहंगे के बारे में बताती थी। ये जादुई लहंगा तुम्हारे हर जरूरत को पूरा करेगा।
अलविदा जीविका। जादुई लहंगे से जीविका को अपने नए जीवन को शुरू करने का जरिया मिल गया। वह सोने के सिक्कों को सुनार से बेचकर दूसरे शहर आ पहुंची, जहां वो एक घर लेकर रहने लगती है। मेरी माँ के जादुई लहंगे, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाने को दे सकते हो? जीविका के इतना कहते ही जादुई लहंगा हवा में लहराने लगता है और उसके भीतर से एक सुनहरी रोशनी पूरे घर में उमड़ते घुमड़ते हुए अपने अंदर से स्वादिष्ट खाने की थाली उसके सामने पेश करती है। ये खाना तो मेरी भूख से बढ़कर है, शुक्रिया मेरे जादुई लहंगे इस खाने के लिए। जीविका पेट भर कर खाना खाती है। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। फिर एक दिन जीविका खुद से बोलती है, शुक्रिया मेरे जादुई लहंगे, तुमने मुझे जुल्म के उस घर से निकाल कर जीना सिखाया, मगर अब मैं अपनी माँ के जादुई लहंगे से गरीब लाचार लोगों की मदद करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे तुम्हारी साथ और सहयोग की जरूरत है। मुझे सोने के सिक्के दो। जीविका के ऐसे कहते ही जादुई लहंगे में एक बड़ी चमक इठलाते हुए अपने अंदर से सोने के सिक्कों की बौछार कर देती है, जिसे लेकर जीविका लाचार लोगों की मदद के लिए निकल पड़ती है। तभी उसे दुल्हन के जोड़े में सजी हुई एक लड़की पुल पर खड़ी नजर आती है। ठहरो जरा, तुम ये क्या कर रही हो? मैं जीना नहीं चाहती। मेरे गरीब पिता ने पाई पाई जोड़ कर रखी थी, मगर अब लड़के वालों ने पूरे 50,000 की रकम बढ़ा दी। तुम बताओ मेरे बाबूजी एक झटके में कहाँ से लाएंगे उतने पैसे? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये लो, ये खरे सोने के सिक्के हैं, इसे तुम रखो। जाओ बहन, अपना घर बसाओ। दिया जीविका को शुक्रिया बोलकर वहां से चली जाती है। जीविका के कदम बिना रुके जादुई लहंगे से लगातार लाचार लोगों की मदद करते गए। एक रोज व्योम नाम का एक लड़का उसके घर आया। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? मेरा नाम व्योम है, मैं एनजीओ चलाता हूँ। एक अकेली लड़की होकर आपने लाचार लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया, कितनी ही लड़कियों का घर बसाया। मुझे हमेशा से आप जैसी जीवन साथी की खोज थी। मैं आपके जीवन में शामिल होना चाहता हूँ जीविका जी। जीविका की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगते हैं। शायद उसके हाथों हुए लाचार लड़कियों का घर बसाने का फल था, जो आज उसके अंधियारे जीवन में व्योम जुगनू बनकर आया था। जीविका ने शादी के लिए फौरन हाँ कर दी, जिसके बाद व्योम गाजे बाजे के साथ बारात लेकर उसके घर आता है। जादुई लहंगे में दुल्हन बनकर खड़ी जीविका कहती है, देखो माँ, आज तुम्हारी जीविका दुल्हन बनी है। आज तुम्हारी अनाथ बेटी का घर बसने जा रहा है। मुझे आशीर्वाद दो माँ। एकाएक जादुई लहंगे से एक चमक उसके आंखों के सौंजे फूट पड़ती है, जो उसकी माँ लाजो का रूप लेती है। जुग जुग जियो मेरी बच्ची, ईश्वर तेरी शादीशुदा संसार को शारोन के गुलाब के रंग भरे। मेरा साया हमेशा तेरे जादुई जोड़े में तेरे साथ साथ रहेगा जीविका। ये कहकर लाजो की आत्मा जादुई लहंगे में घुल मिल जाती है, जिसके बाद पूरे विधि विधान से जीविका की शादी व्योम से हो जाती है। आज जीविका की जिंदगी में ज्यादती जुल्म के बरसों बाद उसके हक की खुशी मिल गई।